आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन माई क्लास 12 अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने 12th में 98.5% स्कोर किया, अपनी पूरी सिटी की टॉपर बनी और उसके बाद SRCC में जाके एडमिशन लिया, जो तुम सबका ड्रीम कॉमर्स कॉलेज होता है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्या किया, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, क्या तो मैंने करा स्टेप बाय स्टेप जिससे कि मेरे फुल मार्क्स आ पाए अकाउंटेंसी में, और कैसे मेरी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी को फॉलो करके तुम भी फुल मार्क्स ला सकते हो अकाउंटेंसी के बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो मैं तुम्हें वन बाय वन अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, कैसे मैंने 100 लाया और कैसे तुम भी 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में ला सकते हो। सो देखो, सबसे पहली चीज ना जो मैंने ये समझी कि अकाउंट्स ना रट्टे वाला पेपर नहीं है। अकाउंट्स में ना हर बार कोई ना कोई एंट्री, कोई ना कोई MCQ ऐसा आएगा जो फंसा देगा, और जहां रटने से काम तो नहीं चलेगा। तो मुझे चाहिए थी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो इसकी वजह से ना मैंने अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दिया। मैंने हर चीज के सुने वन शॉट लेक्चर्स। मैंने ये सोचा कि अगर मैं वन शॉट लेक्चर अच्छे से सुन लेती हूँ और उसमें से एक एक चीज समझ लेती हूँ। क्या समझना था कि कौन सी आइटम कहां पर आएगी, क्यों आएगी, कब आएगी और कब नहीं आएगी। हर चीज को ना मैंने डिटेल में समझा, क्योंकि अकाउंट्स में अलग अलग केस बनते हैं। रिवैल्यूएशन के, रियलाइजेशन के, इक्विटी शेयर के अलग अलग केस बनेंगे, और किसी केस में कोई आइटम आएगी, किसी में नहीं आएगी, और वो ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से ही तुम याद कर सकते हो। तो मैंने ना वन शॉट लेक्चर सुने, तुम भी वन शॉट लेक्चर सुनो और उसके बेस पे अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर आओ, कब कौन सी चीज आएगी, कब नहीं, और वही चीज को ना अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख दो। मैंने ना हर चैप्टर के 2-2, 3-3 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाए, जिसमें मैंने क्या किया ना, जैसे अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में या रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने क्या किया, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, दोनों ही साइड्स में वो सारी आइटम्स लिख दी जो हर पॉसिबल केस में बन सकती हैं। कि डेबिट साइड में इन टोटल ये 10-15 आइटम आ सकती हैं, इसमें से कौन सी आइटम कब आएगी, कब नहीं आएगी, उसके लिए नीचे 2-3 शॉर्ट नोट लिख दिए। लेकिन सारी आइटम्स मैंने डाल दी उन अकाउंट्स में, ताकि मुझे याद रहे कि ये पॉसिबल आइटम्स हो सकती हैं, और अगर पेपर में इनमें से कोई भी एंट्री आती है तो मुझे याद होगा कि वो डेबिट जाएगी या क्रेडिट जाएगी। तो इस तरीके से ना हर चैप्टर के 2-2, 3-3 पेज के मेरे नोट्स थे, ठीक है। और वो नोट्स को ना मैंने कुछ 5 से 7 बार तो याद करा ही था, रिवाइज करा था, और पेपर वाले दिन भी सुबह उठ के मैं पढ़ के गई थी। और तुम मेरी मानो या ना, सिर्फ उन नोट्स की वजह से ना मेरा इतना फायदा हुआ था, इतना फायदा हुआ था कि कोई तो एंट्री ऐसी होती ही है जो आउट ऑफ द बॉक्स आती है, वो मुझे पता थी, क्योंकि मेरे नोट्स में मैंने वो सारी लिख रखी थी। तो नोट्स बना लेना, वन शॉट लेक्चर सुन लेना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेना। अब ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करने के बाद मुझे समझ आया कि यार अब दूसरी चीज जो बची है ना, वो है मेजरली सिर्फ प्रैक्टिस। क्योंकि अब सामान तो मुझे आता है, क्लैरिटी तो मुझे हो गई, पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, प्रैक्टिस तो जरूरी है। तो मैंने एक चीज और रियलाइज करी कि हमारा जो पेपर होता है ना, वो होता है बहुत ज्यादा रेपिटेटिव, ठीक है। हर बार CBSE ना सेम ही क्वेश्चन रिपीट 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 करता रहता है, करता रहता है। तो तुम अगर वही से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो और उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो तुम्हारी प्रैक्टिस टॉप नॉच हो जाएगी। प्रैक्टिस में ना मैंने 2-3 चीजें ध्यान रखी। पहली ये कि मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं करने वाली हूँ जिसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूँ, टाइम भी लगाऊं, कंफ्यूज भी हो जाऊं और मुझे आंसर भी ना पता हो, तो मैं वो नहीं करूंगी। क्वेश्चन वही सॉल्व करती थी जिसका आंसर मेरे पास होता था। जैसे कि इलस्ट्रेशन, मैं सारी इलस्ट्रेशन सॉल्व करती थी क्योंकि उसका आंसर और सोल्यूशन मेरे पास होता था। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं वो भी सारे के सारे सॉल्व करे थे। मैंने पिछले 5 सालों की PYQ सॉल्व करे थे, तो वो सॉल्व करके भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, ये सेम क्वेश्चन मैं पेपर में अगर आता है तो कर पाऊंगी। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त एक चीज जो मैंने सबसे ज्यादा ध्यान में रखी थी, वो ये थी कि मैं कभी भी सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाऊंगी। मैं हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को पहले देखूंगी, अगर समझ नहीं आ रहा है तो समझूंगी, और उसके बाद किताब बंद करके अपने आप से सॉल्व करूंगी। तुम्हें लगता है कि भाई सिर्फ देखने से हो जाएगा? नहीं होगा। देखने से अभी समझ आ जाएगा, पेपर में जाके वो सेम चीज को वैसे का वैसा बना के आना, सॉल्व करके आना, स्टेप बाय स्टेप करके आना, सही आंसर निकालना, वो नहीं होगा। तो तुम ना सिर्फ देखने से मत जाओ कि देख लिया और हो गया। तुम्हें एक एक चीज को ना खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। देख लिया, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, उसके बाद खुद से सॉल्व करके तो देखो, किताब बंद करो, क्वेश्चन लिखो, खुद से सॉल्व करो, और टाइमर लगा के करके देखो कि क्या मेरा 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को अपने हाथ से पहले सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ो, तभी तुम्हारी प्रैक्टिस मानी जाएगी। वरना अगर सिर्फ रीड करके छोड़ रहे हो ना, तो उसको प्रैक्टिस नहीं, उसको टाइम वेस्ट वाली कैटेगरी में डाल देना।
अच्छा, अब इसमें ना सवाल आता है कि मैम आपने तो पीवाईक्यू कर लिए, हम पिछले 5 साल के पीवाईक्यू कहाँ से करें? सो यार देखो, उसके लिए ना मैंने पहले भी बोला है, संयम सर ने ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बना रखी है, जिसके अंदर ना उन्होंने चैप्टर वाइज पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज करवा रखे हैं, ठीक है? आपको क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है, डिटेल सॉल्यूशन भी दिया है, समझाया भी है, ठीक है? और उसका आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिला है। तो वो वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो ऐसे क्वेश्चंस है जो गारंटेड सेम टू सेम पिछले 5 सालों में आए हैं और आगे भी तुम्हारे पेपर में आएंगे। तो मैं हाईली हाईली सजेस्ट करूंगी कि तुम वही क्वेश्चन करो। तुम सिर्फ अगर एक वो सीरीज भी देख लेते हो, सिर्फ एक वो प्लेलिस्ट उठा के देख लेते हो ना, तो तुम्हारे सिर्फ उस प्लेलिस्ट से ही बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि गारंटेड सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो कुछ भी छोड़ के चले जाना, पर ये छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर ये छोड़ के जा रहे हो ना, तो ये समझ लेना कि तुम अपने मार्क्स खुद घर पे छोड़ के जा रहे हो, अगर ये क्वेश्चन छोड़ दिए। तो ये पीवाईक्यू जरूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बात करते हैं एमसीक्यूज। तो यार एमसीक्यूज भी ना मैंने एक चीज समझी थी कि ना एमसीक्यूज ना ऐसे होते हैं जो कहीं से भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, और एमसीक्यूज ना इतने ज्यादा हमें करने पड़ते हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि हम उतने कम टाइम फ्रेम में उतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। क्योंकि देखो एमसीक्यू में भी ना सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। रीड करने से एमसीक्यू नहीं होने वाला, होगा एक नंबर का, टाइम अच्छा खासा ले जाएगा। तो एमसीक्यू में ना तुम्हें दो चीजें करनी है। एक तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो तुम्हारी एक्यूरेसी बनेगी, और दूसरा तुम कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि एमसीक्यू में अगर टाइम बर्बाद किया ना, 6 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा लास्ट वाला। तो इसलिए ना तुम्हें एमसीक्यू में क्या करना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो। और एमसीक्यू ऐसा मत सोचो कि एक बार लेके बैठूंगा 2 घंटे लगाता ही रहूंगा, नहीं। हर रोज 10 एमसीक्यू, 15-20 एमसीक्यू करो। किसी भी रैंडम चैप्टर के उठा के कर लो, बट हर रोज सोने से पहले या जब भी थक गए हो तब एक बार के लिए 15 मिनट 20 मिनट का स्लॉट निकालो और 10-15-20 एमसीक्यू सॉल्व करो, सो दैट तुम्हारी एक बहुत कंफर्ट बन जाए उन एमसीक्यूज के साथ, ताकि पेपर में जब आए तो देख के डर ना लगे। और ना ये मत सोचना कि दोस्तों से पूछ लूंगा, एबीसीडी करके हो जाएगा, नहीं होगा भाई। एक आध एमसीक्यू हो जाएगा ऐसा, पर अगर इस चीज के ऊपर तुम गए तो कम से कम 4 से 5 एमसीक्यू गलत हो जाएंगे, जो तुम्हारे दोस्त ही गलत करवाएंगे, वो खुद सही करके तुम्हें गलत बता देगा। तो इसलिए ना ये टेक्निक तो मत अपनाना कि दोस्त के सहारे चला जाओ। और एमसीक्यू के लिए ना मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जहां पर मैं खुद हर रोज अकाउंट सीखो बिजनेस के एमसीक्यू पोस्ट करती हूँ। 5-5 6-6 एमसीक्यूज हर रोज एक एक चैप्टर के पोस्ट करती हूँ, तीनों ही सब्जेक्ट के। तो तुम मेरा वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे जाके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, और वहां पे तुम्हें क्विज के फॉर्म में मिलेगा, तो तुम्हें पता भी चलेगा कि कितनों ने सही किया, कितनों ने गलत किया, तुम कितने पानी में हो, सब पता चलेगा, ठीक है? तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पर जाके तुम वो प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और हर रोज 15-20 एमसीक्यू सॉल्व करते रहो, तुम्हारा काम चल जाएगा। एंड लास्टली, इस सब के बाद ना एक सबसे जरूरी चीज जो अकाउंट्स में आती है, वो होती है हमारी टाइम मैनेजमेंट। तुम सबको आता होता है पेपर, तुम सबको क्वेश्चन भी आते होते हैं, पर टाइम तो मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार ना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है छोटी सी चीज के लिए, तो क्वेश्चन गलत भी होगा, क्वेश्चन छूट भी सकता है। कई बार तुम सीधा 6 नंबर पे जाओगे, 4 नंबर का छोड़ोगे, बहुत कुछ पेपर में चलेगा। इस सब के बीच में वो पेपर कंप्लीट करना एक बहुत बड़ी महाभारत होती है। टाइम मैनेजमेंट स्किल स्पेशली अकाउंट्स में लेके आना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ना एक मैं स्पेसिफिक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी पूरी, कि कैसे अकाउंट्स में टाइम मैनेजमेंट तुम्हें करनी है। तुम्हें एक एक स्लॉट के लिए, मतलब हर आधे आधे घंटे में कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सब बताऊंगी, कैसे सॉल्व करने हैं वो सब बताऊंगी। तो उसकी एक डेडिकेटेड अगली वीडियो लेकर आऊंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? लेकिन अभी के लिए हमने क्या समझा है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर आऊं। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए भी वन शॉट के लिए मैं संयम सर के लेक्चर्स का तुम्हें लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। प्लस उनके जाकर के तुम पूरी प्लेलिस्ट वन शॉट की भी सुन सकते हो, बेस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वहां पे मिलेगी। मैंने अपने एसआरसीसी के तीनों साल अकाउंटेंसी सिर्फ संयम सर से पढ़ी है, क्योंकि उनसे बेस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना कोई तुम्हें करवा नहीं सकता, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ यहाँ पे खड़ी होके, ठीक है? इतने इजी तरीके से वो करवाते हैं ना, जो कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा। तो उनकी वन शॉट का लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज की सीरीज का लिंक भी दे दूंगी, और मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दूंगी, टेलीग्राम का भी दे दूंगी। तो तुम्हें एमसीक्यू नोट सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? अब तुम बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारी 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी मैं करवा रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ कि अच्छे से करोगे, हमारे साथ मिलके सब चीज को फॉलो करोगे तो हो जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप स्टडिंग।